अस्सलाम वालेकुम। आज हम कम्युनिकेशन के कोर्स का पहला सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्या कम्युनिकेशन के बगैर सर्वाइवल मुमकिन है? कम्युनिकेशन करना एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है? ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि हम जब तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा, इस लेक्चर की कंप्लीशन के बाद हम जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं कम्युनिकेशन के, हम उनको अटेंड कर चुके होंगे। हमें ये पता चल चुका होगा कि कम्युनिकेशन अगर हम करते हैं, तो हम क्यों करते हैं? क्या मकसद है जो हम कम्युनिकेशन से हासिल करना चाहते हैं? अगर 2 बंदे कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हैं और कम्युनिकेशन के करने के बावजूद डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, तो कहाँ खराबी है? किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? इस चीज़ को हम असेस करने की कोशिश करेंगे बिकॉज़ जब 2 शख्स आपस में बात करते हैं, तो कोई ना कोई मैसेज है जो कि एक शख्स दूसरे शख्स तक पहुँचाना चाहता है। आया कि वो मैसेज एक्चुअल इंटेंशन, एक्चुअल स्पिरिट में ट्रांसफ़ॉर्म हुआ या नहीं, इस चीज़ को हमने असेस करना है। और अगर नहीं हुआ, तो वो क्या बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाना चाहिए, जिसकी बिना पर इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारे आज के इस लेक्चर का जो पहला जो टॉपिक है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? इम्पोर्टेंस तो हम तब उसकी हम पढ़ें, हम उसको तब जानने की कोशिश करें, जब हमें पहले पता चल जाए कि वो प्रोसेस क्या है कि जिसकी हम इम्पोर्टेंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक वो प्रोसेस है कि जिसमें एक स्पीकर होता है, एक मैसेज का कैरियर होता है, एक शख्स होता है जो कि बात करता है। उसके पास बात करने के मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं। कभी-कभार वो अपना मैसेज आगे पहुँचाना चाहता है किसी दूसरे बंदे तक। कभी वो कोई सिंगर होगा और वो गाना गा रहा होगा, वो चाहेगा कि मेरी आवाज़ मेरी ऑडियंस तक पहुँच जाए। कभी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर एक सीईओ होगा और वो ऑर्गेनाइज़ेशन का सीईओ ये चाहेगा कि ऑफ़िस के अंदर जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों तक वो मैसेज पहुँच जाए, ताकि तमाम लोग ऑर्गेनाइज़ेशन को उसी पैटर्न से चलाना शुरू कर दें। सो आसान तरीन अल्फ़ाज़ में कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है कि जिसमें एक सेंडर होता है और वो अपने एक मैसेज को क्रिएट करता है और उसके बाद उस मैसेज को रिसीवर तक पहुँचाता है। इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहते हैं कि जिसमें मैसेज कहने वाले की तरफ से सुनने वाले तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्या यही कम्युनिकेशन है कि जो बात करने वाला बंदा उसने बात कर दी और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? नहीं। इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कहने वाले ने बात कही, क्या वो बात उसी स्पिरिट के अंदर आगे ट्रांसफ़ॉर्म हुई या नहीं? इस चीज़ का भी चेक होना और इंश्योर होना बहुत ज़रूरी है। सो उस चीज़ को चेक करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, जिन पर अमल किया जाता है, जिनके ज़रिए इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। एक जो सेंडर है, वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आया कि मेरा मैसेज अपनी एक्चुअल स्पिरिट के अंदर आगे ट्रांसफ़ॉर्म हुआ या नहीं। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप कम्युनिकेशन को सिर्फ़ ख़त्म कर दें दुनिया में से, तो ये दुनिया आगे बढ़ना रुक जाएगी। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि एक शख्स की ज़िंदगी में से अगर आप कम्युनिकेशन को माइनस कर दें, तो इवेंचुअली वो शख्स मर जाएगा। बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ नीड्स व्हिच अ पर्सन transforms. There are a lot of needs which a person shares.
ये जो मैंने कहा कि कम्युनिकेशन अगर हम एक ज़िंदगी शख्स की ज़िंदगी से निकाल दें तो वो मर जाएगा। इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि जब एक शख्स इमरजेंसी के अंदर होता है और कम्युनिकेशन की सिचुएशन ये है, बंदा इमरजेंसी के अंदर है और उसको ज़रूरत है अपने अंदर की प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करने की, और अगर वो शख्स कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो इवेंचुअली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू लूज़ हिज़ और हर लाइफ। सो हाइट अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें कम्युनिकेशन के प्रोसेस की और इसकी इम्पोर्टेंस की, तो वो यही है कि अगर आप कम्युनिकेशन को इंसान की ज़िंदगी से रिमूव कर दें तो एक शख्स मैक्सिमम जो हो सकता है, एक शख्स अपनी ज़िंदगी खो सकता है। तो इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन को अगर आप रिमूव कर दें तो एक शख्स दूसरे शख्स तक अपने पैगाम नहीं पहुंचा पाएगा। एक सीईओ जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना कारोबार शुरू करता है और अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करता है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को हायर करता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ लोग होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टाइजिंग का डिपार्टमेंट होता है, ट्रेजरी का डिपार्टमेंट होता है, एसएमई के डिपार्टमेंट होते हैं, ट्रेड फाइनेंस के डिपार्टमेंट होते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स व्हिच आर देयर फंक्शनल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। एक सीईओ को जब भी किसी टास्क को डेलीगेट करना होता है तो उसको कम्युनिकेट करना होता है कि उस रिस्पेक्टिव एरिया के अंदर कौन-कौन से अवामिल हैं जिनको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। एक मिसाल अगर आप लें, एक बैंक का सीईओ है और उसने अब एक बैंक का सीईओ तमाम के तमाम बैंक के डिपार्टमेंट्स के काम को खुद नहीं करता। वो तमाम के तमाम डिफरेंट एरिया के काम को करने के लिए उस रिस्पेक्टिव एरिया के लिए एक राइट मोस्ट रिसोर्स को हायर कर लेता है और राइट मोस्ट रिसोर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस काम को, उस टास्क को प्रॉपर तरीके से जाके करेगी। सीईओ का ये काम होता है कि उस रिसोर्स को ये बताए कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उसको अगर कोई डिपार्टमेंट दिया जा रहा है तो उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन-कौन से काम हैं जो कि किए जाने हैं, जिनका किया जाना बहुत ज़रूरी है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेजरीज़ को मेंटेन करना होता है। प्रेज़िडेंट सीईओ जब भी कोई ट्रेजरी के डिपार्टमेंट के हेड को हायर करेगा, तो प्रेज़िडेंट सीईओ को पता होना चाहिए कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर कौन-कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जिनका अटेंड होना ज़रूरी है। एक एसओपी होना चाहिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट का। ये भी एक कम्युनिकेशन की फॉर्म है। कम्युनिकेशन हम ओरल कम्युनिकेशन भी करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन भी करते हैं। एक सीईओ ट्रेजरी के हेड को हायर करते वक़्त उसको पूरे एक एसओपीज़ देगा। उस एसओपी के अंदर लिखा होगा, एसओपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी में लिखा होगा कि अगर ट्रेजरी के डिपार्टमेंट का बंदा अपना जब काम करेगा तो उसने अपने इस काम में कौन-कौन से ऐसे वामिल हैं जो कि उसने कंप्लीट करने हैं। एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर बहुत से काम है करने वाले। ट्रेजरी के बंदे को बहुत से काम आते होंगे करने के लिए। लेकिन अगर उसको ट्रेजरी का टास्क दे दिया गया है तो उससे एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि वो बाकी दूसरे कामों की फ़िक्र ना करे, बल्कि उसको जो काम असाइन किया गया है वो उसकी फ़िक्र करे। और उसको जो काम असाइन किया गया है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का है। सेम गोज़ with marketing, sales, accounts and any other department. एक मरीज़ की ज़िंदगी से कम्युनिकेशन को हटा दिया जाए तो वो डॉक्टर को अपने प्रॉब्लम्स नहीं बता सकेगा। पेरेंट्स की ज़िंदगी से कम्युनिकेशन को हटा दिया जाए तो पेरेंट्स अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं कर सकेंगे। औलाद की ज़िंदगी से कम्युनिकेशन को निकाल दिया जाए तो औलाद जो चीज़ें सीख रही है उसको आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। जब उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो उसको आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। अदालत के निज़ाम के अंदर अगर एक जज की ज़िंदगी से कम्युनिकेशन को माइनस कर दिया जाए और उसके सामने वकील अपने आर्गुमेंट दे रहा है, तो जज अगर उसकी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ये कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा कि उसको कौन सा पॉइंट समझ में आया और कौन सा पॉइंट उसको समझ में नहीं आया। एक वकील की ज़िंदगी से कम्युनिकेशन को माइनस कर दिया जाए तो वकील अपने आर्गुमेंट्स को जज के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकेगा। एक स्कूल के टीचर की ज़िंदगी में से कम्युनिकेशन को माइनस कर दिया जाए, एक लेक्चरर की ज़िंदगी में से कम्युनिकेशन को माइनस कर दिया जाए, तो लेक्चरर अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा।
एक दोस्त की ज़िंदगी में से कम्युनिकेशन को माइनस कर दिया जाए तो अपने साथी दोस्त के साथ अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर सकेगा। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है। भले एक शख्स की अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो या ऑर्गेनाइज़ेशन हो, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कंपनी के सीईओ अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के तमाम डिपार्टमेंट हेड से बात करता है, इसी तरीके से जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, वो भी मैसेजेस कम्युनिकेट करता है, अपनी आवाम के साथ उन मैसेजेस को ना सिर्फ़ कम्युनिकेट करता है, बल्कि शेयर भी करता है। एक हेड ऑफ़ द स्टेट की ज़िंदगी से कम्युनिकेशन को माइनस कर दिया जाए, तो ना सिर्फ़ वो अपने मुल्क के अंदरूनी लोगों को अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ नहीं शेयर कर पाएगा, बल्कि उसके साथ-साथ वो जो दूसरे ममालिक के साथ जो उसने राब्ता मेंटेन करना है, वो राब्ता भी मेंटेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ कम्युनिकेशन उसकी ज़िंदगी से माइनस कर दी गई है। तो इस चीज़ से हमें अंदाज़ा होता है कि कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इंसान की ज़िंदगी का, और हमें कम्युनिकेशन हर हाल में सीखनी होती है और हमें समझना होता है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस बेसिकली क्या है। अब आइए हमारा जो दूसरा टॉपिक है, उस पे हम चलते हैं, और दूसरा टॉपिक है नेचर ऑफ़ कम्युनिकेशन, कि नेचर ऑफ़ कम्युनिकेशन क्या है? बाय नेचर कम्युनिकेशन के अंदर, जैसा कि हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ा, एक सेंडर अपने मैसेज को एक रिसीवर तक पहुँचाता है। तो कम्युनिकेशन की नेचर ये है कि एक शख्स बात करेगा और एक शख्स उसको सुनेगा और उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। ये कम्युनिकेशन की नेचर है। कम्युनिकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स है और वो किसी जगह पे बैठा है और वो कोई पैगाम है जो कि आगे करना चाहता है। लेकिन वो किसी ऐसी जगह बैठा है जहाँ पे कोई उसकी बात को सुनने वाला नहीं है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज को उस जगह जाके शेयर कर देता है। तो उस इम्पोर्टेंट मैसेज को किसी ऐसी जगह शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं कि जिस जगह पे कोई ऑडियंस सुनने वाली नहीं है। तो उस शख्स को, अगर तो सही मायनों में कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो कम्युनिकेशन की नेचर को मुकम्मल करना होगा। कम्युनिकेशन का नेचर क्या है? वो ये है कि एक स्पीकर अगर है, तो उसके पास सुनने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो सुनने वाला है, आया कि ही और शी इज़ द राइट ऑडियंस फॉर दैट मैसेज। बिकॉज़ हर मैसेज हर किस्म की ऑडियंस के लिए नहीं होता। जिसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि अगर आप बहुत छोटे बच्चे से पीएचडी लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, तो वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा कि बात क्या हो रही है। इसी तरीके से अगर आप एक पश्तो बोलने वाले बंदे के सामने, जो कि सिर्फ़ पश्तो बोलता है और सिर्फ़ पश्तो ही समझता है, उसके सामने अगर आप उर्दू में बात करना शुरू कर देंगे, तो भी इस कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ वो शख्स उर्दू समझता ही नहीं। तो इसलिए नेचर ऑफ़ कम्युनिकेशन के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेशन जब करने लगें, तो कम्युनिकेशन की जो नेचर है उसके तकाज़ों को पूरा करें। एज़ अ स्पीकर हमें सबसे पहले अपनी ऑडियंस का तलाश करना होता है। ऑडियंस को तलाश करने की बेंचमार्किंग ये है कि हम अपने मैसेज को देखते हैं कि हमारा मैसेज क्या है और हमारे मैसेज को किन लोगों तक पहुँचना है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी ऑडियंस की तलाश करते हैं, हम अपने ऑडियंस की सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने इस मैसेज को अपनी ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। तो ये तो हो गया प्रोसेस, कि जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ़ कम्युनिकेशन। नेचर ऑफ़ कम्युनिकेशन में हम जब 2 शख्स आपस में बातें करते हैं, तो मुख्तलिफ उमूर हैं जिन पे वो बातें कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी हो सकती हैं, और 2 दोस्तों के दरमियान एमलेस डिस्कशन भी हो सकती है। एमलेस डिस्कशंस का मतलब ये
कि उस डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो डिस्कशन सिर्फ की जा रही है सिर्फ वक्त को गुजारने के लिए। जबकि बिजनेस कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती है, वो हर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को एक कदम आगे लेके जा रही होती है। बिकॉज़ हर कम्युनिकेशन का कोई ना कोई आउटकम होता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बाद जो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस आज के लेक्चर का, वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तक हमने जाना कि जो ये कम्युनिकेशन हम करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। 2 लोग जब आपस में बातें करते हैं तो उसकी अहमियत क्या है, हमने इसको जाना। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में हमने जाना कि भाई एक नेचर में एक स्पीकर होगा और एक उसकी ऑडियंस होगी जो कि उसको सुन रही होगी। दिस इज़ नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद उनके बीच में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात होती है। दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। और हमने ये भी डिस्कस किया कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर एक जो स्पीकर होता है उसको अपने मैसेज के हिसाब से ऑडियंस को तलाश करना होता है, ताकि वो अपना जो मैसेज, अपने जो दिल की जो भड़ास है, जो अपने दिल के जो अरमान हैं, वो जो उसका जो मैसेज है वो राइट ऑडियंस तक पहुँचाए, ताकि उस कम्युनिकेशन का कोई ना कोई आउटकम भी हो, कोई ना कोई बेनिफिट हो, कोई ना कोई फ़ायदा हो। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? आपस में बड़े इंटरलिंक्ड नाम लगते हैं हमें ये। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमें लगता है कि तकरीबन मिलती-जुलती चीज़ें हैं, और हैं भी। थोड़ा भी फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है, आइए जानते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है एक सेंडर से। एक सेंडर होता है, उसके पास कोई ना कोई मैसेज होता है, और एक सेंडर अपने मैसेज को क्रिएट करता है। सबसे पहले मैसेज को क्रिएट करने से पहले उसके ज़हन में ख़्याल आता है, उसके ज़हन में कोई थॉट आती है। अब वो डिसाइड, उसको जो ख़्याल आया उसके ज़हन में जो थॉट आई, उसको थॉट बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। अब उसको लगता है कि इस थॉट को आगे करना चाहिए, किसी ना किसी तक पहुँचाना चाहिए। तो सबसे पहले उस थॉट को लोगों तक पहुँचाने से पहले वो क्या करेगा, जो उसके ज़हन में थॉट आई है, उस थॉट को वो एनकोड करेगा। एनकोडिंग क्या है? एनकोडिंग बेसिकली अपने ख़यालात को मैसेज की फ़ॉर्म में कन्वर्ट करना है। अपने ख़यालात को मैसेज की फ़ॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग के अंदर एक जो सेंडर होता है, वो अपने मैसेज को सही तरीके से आगे करने के लिए, उसके लिए बेहतरीन लैंग्वेज का चुनाव करता है, बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करता है। वो उस चीज़ को डिसाइड करता है कि जो उसने मैसेज देना है, आया कि एक लंबी स्टेटमेंट उसने बनानी होगी उस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, एक छोटे से कुछ अल्फाज ही काफ़ी हैं उस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। वो ये सोचता है कि आया कि इस मैसेज को बनाने के लिए क्या उसको एक तमहीद बाँधनी पड़ेगी, या वो अपने मैसेज को डायरेक्टली सिर्फ़ टू द पॉइंट होकर बता सकता है। ये तमाम के तमाम अवामिल हैं जो कि एन्कोडिंग के टाइम पे जो सेंडर होता है उसके ज़हन में आते हैं। और एन्कोडिंग के बाद जो नेक्स्ट मरहला है वो बेसिकली मैसेज का है। एक एन्कोडिंग के टाइम पे आप लैंग्वेज का चुनाव करते हैं। आप फिर अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपने कम्युनिकेशन को आप डिज़ाइन करते हैं कि आपने कम्युनिकेशन को किस ऑडियंस तक पहुँचाना है, और उस ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए कम्युनिकेशन का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, उसमें अल्फाज कौन से होने चाहिए जो कि बनाए जाएँ ताकि प्रॉपर तरीके से मैसेज अपनी ऑडियंस तक पहुँचाया जा सके। सो सेंडर अपने ख़यालात को कन्वर्ट करता है, लफ्ज़ों की ज़बान देने के लिए लैंग्वेज का चुनाव करता है। उसके बाद फिर मैसेज को डिसाइड करता है कि इस मैसेज को मैंने आया कि कितना
प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना है ताकि मैसेज अपनी असल स्पिरिट के अंदर अपनी ऑडियंस तक पहुँचाया जा सके या पहुँच सके। पहला मरहला सेंडर, दूसरा मरहला एन्कोडिंग, तीसरा मरहला है इस मैसेज का। और जब ये 3 मरहले कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मरहला है वो है बेसिकली डिकोडिंग का। अब डिकोडिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो शख्स है, जो रिसीवर है, वो बेसिकली उस मैसेज को बेसिकली डिकोड करता है। इसके बीच में एक स्टेप जो इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली मीडियम का भी है कि सेंडर ने जब अपना मैसेज इनकोड करता है, उसके बाद मैसेज क्रिएट करता है, उसके बाद वो मीडियम का चुनाव करता है कि वो कौन सा मीडियम होगा कि जिसके ज़रिए वो अपने मैसेज को अपने रिसीवर तक पहुंचाएगा। आया कि वो फेस टू फेस बात करेगा, या वो उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा, या उस मैसेज को एक पब्लिक स्पीकिंग के फॉर्म में जाके कम्युनिकेट करेगा, या कैसे करेगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें मीडियम के चुनाव में आती हैं कि एक सेंडर बेसिकली अपने मैसेज को लेकर, जब उसका मैसेज होता है, उस मैसेज को उसका अपने जो ख़यालात हैं उसको पहले इनकोड करता है, इनकोड करने के बाद फिर उसको मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देने के बाद वो उस मैसेज के लिए मीडियम का चुनाव करता है। और मीडियम का चुनाव किस बिना पर होता है? वो अगेन मैसेज ही की बिना पर होता है, और इस चीज़ की बिना पर होता है कि आपने ये चीज़ का फ़ैसला करना होता है कि आया कि इस मैसेज को एक बंदे तक पहुँचना है या मासेस तक पहुँचना है। मासेस का मतलब बहुत से लोगों तक मैसेज को एक साथ पहुँचाया जाना, और वन टू वन कम्युनिकेशन में 2 शख्स सिर्फ़ आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। मासेस तक कम्युनिकेशन को पहुँचाने के लिए फिर आप अकॉर्डिंगली जो मीडियम है आप उसका चुनाव करते हैं। तो सेंडर ने मैसेज को एन्कोड किया, उसके बाद उसने मैसेज को बनाया, और मैसेज को बनाने के बाद उसने फिर मीडियम का चुनाव किया, और मीडियम का चुनाव करने के बाद अब जब सेंडर के पास से बॉल शिफ्ट हो गई, सेंडर ने अपने मैसेज को बनाने के बाद मीडियम पे थ्रो कर दिया उस मैसेज को। यहाँ से आगे जो रेसिपिएंट है उसके एंड का काम शुरू होता है। रेसिपिएंट सबसे पहले उस मैसेज को डिकोड करेगा, मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोडिंग के टाइम पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि मैसेज उसी फॉर्म में कम्युनिकेट हो, और वो तमाम के तमाम अवामिल उस मैसेज के अंदर कम्युनिकेट हों कि जो सेंडर चाह रहा था कम्युनिकेट करना, तभी जाके वो असल अपने मानी दे पाएगा। मैसेज जब एक रिसीवर डिकोड करता है, डिकोडिंग जब मैसेज की करता है तो वो अल्फाज को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद फिर उसके अंदर मीनिंग्स पैदा करने की कोशिश करता है कि सेंडर ने जो मुख्तलिफ अल्फाज कहे उनके तमाम के तमाम के बीच में रब्त क्या है, और सेंडर क्या मैसेज है जो कि डिलीवर करना चाह रहा था उस मैसेज से जो कि सेंडर ने उस टाइम पे डिलीवर किया होता है। इस चीज़ की असेसमेंट करने के बाद रिसीवर उस मैसेज को लेता है। अब इसके अंदर कई बीच में इश्यूज आ जाते हैं। इसके अंदर जो इश्यूज आते हैं कई मरतबा ये आते हैं कि जो मैसेज सेंडर ने जो देना चाहा था वो अपनी असल स्पिरिट के अंदर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि जो मीडियम था वो मीडियम प्रॉपर नहीं था, और उस मीडियम की वजह से कुछ चीज़ें थी वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट हुई और कुछ तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाई। ये एक प्रॉब्लम था जो कि बीच में इंटरवीन कर गया। सो मुख्तलिफ मराइल हैं जो कि बीच में ये मुख्तलिफ अवामिल हैं जो कि बीच में आते हैं जिसकी बिना पर एक मैसेज प्रॉपरली एक रेसिपिएंट तक नहीं पहुंच पा रहा होता। तो अगर हम स्मूथली चलें तो सेंडर ने अपने ख़यालात को कन्वर्ट किया, इनकोड किया, उसमें मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैसेज क्रिएट किया और उसने मीडियम का चुनाव किया।
मैसेज को थ्रो कर दिया मीडियम के ज़रिए, फिर रेसिपिएंट एंड से मैसेज उसने डिकोड किया, डिकोड करने के बाद फिर उसने उस मैसेज को लिया और उसको इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट का करने का मतलब ये कि उस मैसेज को अम, समझने की कोशिश की कि सेंडर जो था वो कहना क्या चाह रहा था। मुख्तलिफ अवामिल सेंडर अपने ज़हन में बेनिफिशियरी जो जो एक रेसिपिएंट होता है अपने ज़हन में रखते हुए उस मैसेज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, ताकि वो इस चीज़ को समझ सके कि जो कहने वाला था वो उसने कहा क्या। बिकॉज़ एक ही मर्तबा कही गई बात मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ मतलब दे रही होती है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो रेसिपिएंट है वो उसका इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, ताकि वो समझ सके कि सेंडर ने जो बात कही है वो बात कहने का मकसद बेसिकली क्या था। अब आया कि मैसेज सेंडर ने प्रॉपर रेसिपिएंट तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? इस चीज़ का सेंडर कैसे पता लगाए? और उसके साथ-साथ एक जो रेसिपिएंट है, वो ये कैसे पता करे कि जो मैसेज उसके पास आया है, वो प्रॉपर मैसेज वही था जो कि सेंडर कहना चाह रहा था। तो इस मरहले को इंश्योर करने के लिए जो टूल है हमारे पास, वो है फीडबैक का। फीडबैक एक टूल है कि जिसके अंदर सेंडर इस चीज़ को समझ सकता है रेसिपिएंट के रिस्पॉन्स से, कि आया कि उसकी कही बात अपने असल स्पिरिट में कम्युनिकेट हो पाई कि नहीं हो पाई। फीडबैक एक मैकेनिज्म है कि जिसमें रेसिपिएंट उस मैसेज को लेने के बाद वापस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाता है और सेंडर तक वापस एक मैसेज भेजता है। जब ये वापस मैसेज भेजता है सेंडर के पास, तो उस वापस भेजने से के कई मर्तबा कई मकासद होते हैं। एक मर्तबा तो ये होगा जो जो रिसीवर था उसने मैसेज को जब लिया, तो उसने अगर उसको समझ में नहीं आया तो उसने वापस सेंडर से बात करने की कोशिश की इस चीज़ को समझने के लिए कि सेंडर इसमें कहना क्या चाह रहा था। लेकिन जब एक रिसीवर उस बात को समझ जाता है तो वो उस बात को कम्युनिकेशन को आगे चलाने के लिए उससे आगे कोई बात करता है और रिसीवर फिर उस बात को लेकर फिर उस कम्युनिकेशन के सिलसिले को फिर आगे बढ़ाता है। सो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेंडर होगा, ये उसके बाद एन्कोडिंग होगी मैसेज की, ख़यालात की एन्कोडिंग होगी और ख़यालात की एन्कोडिंग के बाद एक मैसेज क्रिएट होगा और जो मैसेज है उसको फिर बेसिकली एक मीडियम के ज़रिए भेजा जाएगा और फिर उस मैसेज को डिकोड करे किया जाएगा और फिर रिसीवर उस मैसेज को बेसिकली लेगा, उसको डिकोड करेगा और फिर उसके बाद फीडबैक देगा। तो ये तो हो गया प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तक हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को जाना, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को जाना और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को जाना। अब हम देखते हैं कि यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हमारा अगला टॉपिक है, इसका क्या मतलब है? कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन जब भी होती है तो उसके मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं कि जिसके ज़रिए से कोई कम्युनिकेशन बेसिकली हो रही होती है। एक मैसेज अपने रेसिपिएंट तक, रिसीवर तक ट्रैवल कर रहा होता है, तो वो भी किस तरीके से ट्रैवल हो रहा होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं इस वाले मरहले के अंदर, इस वाले प्रोसेस के अंदर। नेटवर्क, कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क होते हैं, हम इनमें से 4 इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स हम उनको अभी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर कम्युनिकेशन ट्रैवल कैसे करती है। आया कि सीईओ एक मैसेज देता है और वो तमाम के तमाम लोगों तक पहुँच जाता है, या सीईओ
किसी एक बंदे को मैसेज देता है, वो फिर बंदा मैसेज आगे लोगों तक पहुँचाता है, या फिर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन किया जाता है जिसमें तमाम के तमाम लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है उस कम्युनिकेशन को करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के अंदर आती हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट नेटवर्क है कम्युनिकेशन के अंदर वो है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क के अंदर बेसिकली आप ये समझिए कि स्टार की जो शक्ल होती है, बिल्कुल उसी शक्ल के हिसाब से कम्युनिकेशन हो रही होती है। अगर हम अपने इस हाथ की तरफ देखें तो इसकी तकरीबन एक स्टार की तरह, इसके जैसे स्टार के 5 कोने होते हैं, उसके 5 कॉर्नर्स होते हैं। इसको इमेजिन कर लीजिए कि एक स्टार है और यहाँ सेंटर में भी एक एक बेसिकली समझ लें कि एक इंसान बैठा है। ये डिफरेंट कॉर्नर्स हैं स्टार के, कि जिन कॉर्नर्स के ऊपर लोग बैठे हुए हैं और इनके बीच में कम्युनिकेशन होगी। तो स्टार कम्युनिकेशन नेटवर्क एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें हर शख्स दूसरे शख्स से बात कर सकता है। इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर किसी शख्स ने अपना मैसेज किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाना है तो वो मैसेज किस तरीके से पहुंचाएगा। कम्युनिकेशन स्टार नेटवर्क के अंदर एक शख्स जो है वो मैसेज जिस भी शख्स से बात करना चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस शख्स से डायरेक्टली आगे बात कर सकता है। उसको किसी भी सहारे या किसी दूसरे बंदे से बात करने की ज़रूरत नहीं, उस मैसेज को किसी सेकंड पर्सन को या किसी थर्ड पर्सन तक उस मैसेज को पहुंचाने के लिए। जो सेकंड इंपॉर्टेंट नेटवर्क है कम्युनिकेशन के अंदर वो है बेसिकली व्हील नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में तो क्या हो रहा था कि एक शख्स जो था वो दूसरे शख्स या जिस शख्स से डायरेक्टली बात करना चाहता था बात कर रहा था, बिकॉज उन तमाम के बीच में आपस में कनेक्शन होता है। मतलब अगर ये शख्स इससे बात करना चाहते हैं तो देयर कैन बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दिस पर्सन इफ यू वुड वांट टू टॉक टू दिस पर्सन देन देयर कैन बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। लेकिन जब व्हील नेटवर्क होता है तो इसमें अब आप इमेजिन कर लें कि ये एक व्हील है, दिस इज व्हील। व्हील नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन जब कोई शख्स किसी दूसरे तक करना चाहता है तो उसमें एक सेंट्रल पॉइंट होता है। एक सेंटर में जो शख्स होगा, ये शख्स बेसिकली समझ लें कि सबका कनेक्टिंग पॉइंट है। अब इस शख्स ने अगर इस शख्स से बात करनी है तो ये शख्स पहले जो दरमियान वाला शख्स है उसको मैसेज देगा और वो फिर उस व्हील के दूसरे कॉर्नर पर बैठे हुए शख्स को उस मैसेज को पहुंचाएगा। स्टार नेटवर्क और व्हील नेटवर्क। जो तीसरा है वो बेसिकली है चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि कम्युनिकेशन एक चेन की फॉर्म में होती है। ये समझ लीजिए अगेन कि जिस तरह व्हील नेटवर्क के अंदर, व्हील नेटवर्क में क्या हो रहा था कि ये हमने अगर पहले जैसे इसको स्टार बनाया था और हमने इमेजिन किया था कि एक शख्स यहाँ भी बैठा है और इन डिफरेंट कॉर्नर से बैठा हुआ है और इन तमाम लोगों को आपस में बातचीत करने के लिए स्टार में तमाम के हर शख्स दूसरे शख्स से बात कर सकता है। जबकि व्हील नेटवर्क के अंदर तमाम के तमाम लोग सेंटर वाले बंदे से बात करते हैं। सेंटर वाला बंदा बेसिकली फिर आगे उस मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा होता है। चेन नेटवर्क के अंदर बेसिकली अब इस शख्स ने अगर इस शख्स से बात करनी है तो ये पूरी चेन बनेगी और इस चेन के ज़रिए एक कम्युनिकेशन होगी। मतलब ये शख्स पहले इससे बात करेगा, फिर ये इसको मैसेज देगा, फिर ये इसको मैसेज देगा और ये इसको मैसेज देगा। इस तरह से एक पूरी चेन है, उसके ज़रिए ये कम्युनिकेशन हो रही होती है। जो सेंडर होता है उसके जो करीब तरीन शख्स होता है वो पहला बंदा होता है या वही वो रेसिपिएंट होता है उस मैसेज को जो कि रिसीव करता है और फिर वो नेक्स्ट बंदे को मैसेज फॉरवर्ड करता है और वो नेक्स्ट को फॉरवर्ड करता है। यूँ एक पूरी चेन की कम्युनिकेशन शक्ल अख्तियार करती है। जो तीसरा नेटवर्क अभी हमने पढ़ा चेन कम्युनिकेशन का, उसके बाद जो चौथा है वो बेसिकली सर्किट नेटवर्क है। इसकी एग्जांपल सबसे बेस्ट है कि दो शख्स जब आपस में बातें करते हैं सो उसमें एक शख्स को मैसेज देता है अपने रिसीवर को, रिसीवर उसके जब फीडबैक देता है और फिर वापस फीडबैक के हिसाब से जो सेंडर दोबारा अपने जो रिसीवर उसको एक मैसेज देता है और यूँ करके कम्युनिकेशन दोनों के बीच में चलती रहती है। तो हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली अभी नेटवर्क पढ़े जो कि कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं। स्टार नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, चेन नेटवर्क और सर्किट नेटवर्क। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चूजिंग ऑप्टिमल कम्युनिकेशन चैनल।
ऑप्टिमल का मतलब ये होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब उससे बेहतर कोई चैनल हो नहीं सकता था उस कम्युनिकेशन को करने के लिए। चूजिंग ऑप्टिमल कम्युनिकेशन नेटवर्क, सॉरी, ऑप्टिमल कम्युनिकेशन चैनल। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो सेंडर होगा वो बेसिकली इस चीज़ का चुनाव करेगा कि आया कि जो मैसेज उसने आगे फॉरवर्ड करना है उसके लिए उसने किस मीडियम का चुनाव करना है। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वाले एरिया के अंदर के एक सेंडर जब वो मैसेज को इनकोड करता है और फिर मैसेज क्रिएट करता है और फिर उसके बाद किसी चैनल के ज़रिए उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करता है रेसिपिएंट तक। अब उसने इस चीज़ को डिसाइड करना होता है कि जो उसका मैसेज है वो आया कि कितनी बड़ी ऑडियंस के लिए है। आया कि वो सिर्फ़ एक शख्स के लिए मैसेज है या वो 5-6 लोगों का ग्रुप है उनके लिए है या वो कुछ इतने लोगों के लिए है कि अगर एक ही कमरे के अंदर मुख्तलिफ काफ़ी सारे लोगों को बिठा दिया जाए और माइक के ज़रिए वो शख्स कम्युनिकेट करे, तो मल्टीपल लोगों तक वो मैसेज कम्युनिकेट हो जाए। क्या वो ये एक प्रॉपर तरीका होगा कम्युनिकेशन करने के लिए? या वो शख्स अगर 7 तरीके से बात करना चाह रहा है और वो टेलीफ़ोन का चुनाव करता है बात करने के लिए, तो इसमें मीडियम टेलीफ़ोन आ जाएगा और इस टेलीफ़ोन के ज़रिए वो शख्स बात कर रहा होगा, तो क्या ये एक मुस्तनद तरीका होगा उस मैसेज को आगे करने का जिसमें वो एक टेलीफ़ोन का यूज़ कर रहा है साथ वाले बंदे से बात करने के लिए? या उसने उस मैसेज को मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचाना है जो कि मास लेवल पर है, तो उसमें फिर उसको मास कम्युनिकेशन के किसी मीडियम का चुनाव करना पड़ेगा। जैसा कि मास कम्युनिकेशन के मीडियम्स के अंदर आपके पास आ जाता है रेडियो, अखबारात और टेलीविज़न। सो जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन बंदा कर रहा होगा तो मास कम्युनिकेशन करने के लिए वो फिर बंदा ब्रॉडकास्टिंग के जो टूल्स हैं उनका सहारा लेगा। सोशल नेटवर्किंग किसी वेबसाइट के ऊपर अपनी वेबकास्ट को स्टार्ट कर सकता है या फिर टेलीविज़न या रेडियो के ज़रिए अपने मैसेज को अवामुन्नास तक, बहुत से लोगों तक एक ही वक़्त में पहुँचा सकता है। तो चूज़िंग ऑप्टिमल कम्युनिकेशन चैनल ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका एक सेंडर को ख़्याल रखना होता है कि जिसके बगैर कम्युनिकेशन का प्रोसेस बिल्कुल एब्रप्ट हो जाता है, गलत हो जाता है और मैसेज अपने रिसीवर तक सही तरीके से पहुंच ही नहीं पाता। सो ये हमारे आज के दिन के इम्पोर्टेंट टॉपिक से, आज के लेक्चर के टॉपिक से, सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट थे बिकॉज़ इनमें से किसी भी की भी अगर आपको समझ नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो आप कम्युनिकेशन के इस सिलसिले को समझ नहीं पाएँगे। सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को देखा, जिसमें कम्युनिकेशन की अहमियत को हमने जानने की कोशिश करी कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ है और व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। सेकंड में हमने नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ा कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है। थर्ड के अंदर हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को हमने पढ़ा और जाना। फोर्थ में हमने यूजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क किया, हमने देखा कि कम्युनिकेशन जो है किस तरीके से ट्रैवल करती है एक नेटवर्क के अंदर। और लास्ट में हमने कम्युनिकेशन का एक ऑप्टिमल तरीक़ेकार जो एक सेंडर जिसका चुनाव करता है, एक ऑप्टिमल चैनल जिसका चुनाव करता है, उसको हमने डिस्कस किया कि ताकि इस चीज़ को असेस करे सबसे पहले जो सेंडर है कि उसने किस चैनल के ज़रिए अपने रेसिपिएंट तक अपने उस मैसेज को डिलीवर करना है, पहुँचाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एक होस्ट भी कभी सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक कि वो कम्युनिकेशन को समझ नहीं पाता। लाइकवाइज कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझना अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं तो बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस को आप देखिए, समझिए ताकि कम्युनिकेशन के मरहले से आप वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हासिल कर सकें जो कि आप डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स को हासिल करना चाहते हैं, ताकि सेंडर उसी तरीके से मैसेज कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जिस तरीके से सेंडर करना चाह रहा है और रेसिपिएंट उसी तरीके से मैसेज को ले जिस तरीके से एक सेंडर चाह रहा है कि वो उस मैसेज को जाके ले। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपने आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के इस टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ सीखा होगा
कम्युनिकेशन है तो बहुत बेसिक चीज़, मगर इसका समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस क्लास को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।